हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे पता चल रहा होगा कि हम यूनिट 6 टारगेट करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी। ये वो सेक्शन है जो जनरली स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, या उन्हें डर होता है कि इस सेक्शन से पता नहीं हमें क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं। राइट, तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आपके अंदर का डर खत्म कर देना और आपको कुछ इनसाइट्स देना अबाउट द क्वेश्चंस जो एमपीपीएससी ने पूछ चुके हैं अपने डिफरेंट एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आस्क्ड बाय एमपीपीएससी। तो आज ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके अंदर से थोड़ा सा फियर कम हो जाएगा अबाउट द क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड। राइट, तो हम इस सेशन को स्टैटिक पार्ट में गिन रहे हैं। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोस लेके आए, एमपी करंट में और भी वीडियोस आएंगे। राइट, बहुत से बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, उन्हें देखा, उन्हें लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया चैनल। राइट, सो प्लीज अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। राइट, चलिए, तो इसमें जो इनसाइट्स लेने वाली बात है कि किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली एमपीपीएससी ने पूछा है और उसके आंसर्स या बेसिकली उससे मिलते जुलते कौन से सवाल हैं जो एमपीपीएससी पूछ सकता है कब, इन द प्रीलिम्स 2026। राइट, तो ये हमारा मेन पर्पज है। अच्छा, इस फाइल में आई विल बी अ लिटिल बिट स्लो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्लासेस, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ आपको डेटा फैक्ट्स एंड कंपैरिजन देना पड़ेगा। राइट, सो अगर आपको लगता है कि रिवीजन आपको थोड़ा फास्ट करना है तो आप 1.25 और 1.5x पे भी इसको देख सकते हैं। राइट, बट द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स एंड द कंसेप्ट इज वेरी वेरी नेसेसरी। In between, I will also guide what kind of questions you can expect in the coming examination. Right, so let's start the session. देखिए, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021, the real growth rate for the financial year 2022 was estimated by the IMF, International Monetary Fund, to be। ठीक है, तो ध्यान रखना था कि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आईएमएफ ने हमारी कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट की हुई है। क्या किया हुआ है? आईएमएफ ने हमारी कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट की हुई। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इटसेल्फ अबाउट द आईएमएफ प्रोजेक्शन। राइट, तो अभी हमारे आईएमएफ का प्रोजेक्शन कितना चल रहा है, जैसे 7.7। तो अभी आईएमएफ का प्रोजेक्शन चल रहा है, जो आपके कमिंग एग्जाम में डेटा आएगा उसमें आपको टिक करके आना है 6.4%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। कितना आपको टिक करना है? 6.4%। अब आप पूछेंगे सर सर्वे में दिया है, बजट में दिया है, आईएमएफ की रिपोर्ट में दिया है। दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप 6.4, 6.3 या 6.5 के अराउंड डेटा आएगा, आप उसे टिक कर देंगे और आपका काम हो जाएगा, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये जब क्वेश्चन आया था 2021 में, तब इसका आंसर 7.7% था। लेकिन अगर अभी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो इसका आंसर होगा 6.4%। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द सितंबर 2023, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी इन एमपीपीएससी 2024? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल डेट, अब देखिए आपके सिलेबस में लास्ट बुलेट पॉइंट में क्या लिखा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी लिखा है। तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो, अभी ये तो रिसेंट क्वेश्चन ही है, बहुत पुराना नहीं है, 24 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? 18.6%। क्या है? 18.6%। राइट, तो ध्यान देंगे आप। अगर हम अभी लेटेस्ट कैलकुलेशन करें, सर अगला सवाल, ये तो सर पिछले के पिछले प्री में आज आ गया था तो हमने 18.6 क्लियर किया। अब अगर हमारे 2026 के प्रीलिम्स में सेम क्वेश्चन आ जाए, और आएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन, तो टिक क्या करना है? आंसर करना है 19.1%। कितना आंसर टिक करना है? 19.1%। ये जो मैं डेटा बता रहा हूं मार्च 2025 के एंडिंग का बता रहा हूं, यानी कौन सा टेन्योर सेशन का बता रहा हूं? इकोनॉमिक सर्वे के 2024-25 जो सर्वे है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उसका डेटा मैं बता रहा हूं। फिर से मैं सिर्फ डेटा लिखता हूं, अदर देन एक्सप्लेनेशन। 19.1%। ये डेटा याद कर लो, नोट कर लो, लिख लो, दिमाग में बैठा लो। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था, आईएमएफ का प्रोजेक्शन 6.4%। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि डेट टू जीडीपी रेशियो अगर पूछता है तो आंसर क्या कर देना है? 19.1%। कहानी क्लियर? चलिए,
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हम एग्रीकल्चर सेक्शन, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है वो लिखा है रीसेंट ट्रेंड्स। ध्यान से सुनिएगा, नहीं आपको याद है तो सिलेबस ओपन कर लीजिए। अभी भी 5 दिन है एग्जाम को, आप अभी भी रॉक कर सकते हो, अभी भी क्लियर कर सकते हो। और अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी देर इन्वेस्ट करके, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके +3 मार्क्स कर सकते हो एग्जाम में। तो रीसेंट ट्रेंड्स में आपने जो वर्ड देखा होगा, एग्रीकल्चर इज रिटन, ठीक है। बेसिकली आपको पता है एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इज द बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर, एंड देन सर्विसेज इज द टर्शियरी सेक्टर, राइट। तो तीनों सेक्टर के बारे में हमने हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो आ रहा है कहां से आ रहा है, आपके एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सीक्वेंस क्या होता है। देखिए बहुत इजी सी कहानी है, अगर आप इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले आप सॉइल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सोइंग करते हैं, राइट, और उसके बाद इरिगेशन करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग के बाद हमारे कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फेस्टिवल्स। उसके बाद हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो जितने भी आपने यूनिट 10 में ट्राइब्स पढ़े हैं, मेजरली द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ होली। कौन से मंथ में है, होली मंथ में। जैसे भगौरिया है, होली मंथ में होता है। तो आफ्टर हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर ले सकते हैं, इसको ज्योग्राफी समझ सकते हैं, बट दिस इज अ नॉर्मल सीक्वेंसिंग इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट। सो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, क्यों, क्योंकि अभी भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट सेम स्टेट है, कौन, गुजरात। अभी भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट कौन सा स्टेट है, गुजरात स्टेट है। तो ऐसा डेटा, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा डेटा जैसे आपने 2022 का डेटा लिया, 2023 का डेटा लिया, 2024 का डेटा लिया, और सभी में अगर सेम एंट्री आ रही है, सपोज गुजरात इज एट टॉप, गुजरात इज एट टॉप, राइट, एंड अगेन गुजरात इज एट टॉप, किसमें, ग्राउंड नट में, ठीक है। अगर इस तरह का हमारा प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स है तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन हो जाता है। बट मैंने ऐसा देखा है जनरली कि जब भी पैटर्न्स चेंज होते हैं, जब भी हम, जैसे मैंने बताया, मल्टीपल ईयर में पैटर्न्स चेंज होते हैं, कि सपोज यहाँ पे गुजरात टॉप पे है, अगले साल राजस्थान आ गया, फिर हो सकता है तमिलनाडु आ जाए, फिर गुजरात आ जाए, ऐसे केसेस में एमपीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, बिकॉज ये क्वेश्चंस चैलेंज हो सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, कि कौन सा डेटा पूछा गया, किस रिपोर्ट से पूछा गया। तो ऐसी रैंकिंग्स जो कंटिन्यूसली सेम बनी हुई हैं, वो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान देना, ग्राउंडनट पढ़ के जाना। अगर आप लोगों को अभी भी रैंकिंग्स का इशू है तो प्लीज एक बार व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, आई विल गाइड यू कि किसकी रैंक पे क्या टिक करना है, ठीक। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मेजरली मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। इन विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इंडिया इज। बेसिकली ये पूछा जा रहा है किस प्रोडक्ट में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जैसे आपने अगर तैयारी की है बहुत अच्छे से, तो आपको पता होगा कि न्यूज में बना हुआ था कि राइस में इंडिया की रैंक 1 आ गई। क्या आ गई, इंडिया की रैंक 1 आ गई, ठीक है। हमने किसको पीछे छोड़ दिया, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी अगर इस ऑप्शन की बात करूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 25 में, लेकिन तब हम राइस में सेकंड थे, ठीक है। तब हम राइस में क्या थे, सेकंड थे। तो यहां पे मिल्क, पल्स एंड स्पाइसेस, ये ऐसा सेक्शन है जिसमें हम कंसिस्टेंटली फर्स्ट बने हुए हैं। हो सकता है कि इस साल फिर से क्वेश्चन आ जाए स्पाइसेस का, तो आपको टिक क्या करना है, फिर से रैंक 1। तो जैसे जो प्रोडक्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये तो एमपीपीएससी का क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर बताया। अब मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं कि अब अगर एमपीपीएससी ने इसमें से कोई भी क्रॉप पूछ लिया आपसे, या कोई भी प्रोडक्ट पूछ लिया, तो आप क्या टिक करेंगे, ठीक है। मैं यही अपडेट दे दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। राइस में आए तो रैंक 1 लगाएंगे, इंडिया इज रैंक 1। वीट में आए तो अभी भी हम सेकंड है, वीट में प्लीज सेकंड लगाएंगे। कॉटन आ जाए तो कॉटन में अभी भी सेकंड आप लगा के आएंगे। मिल्क में अभी भी आप फर्स्ट लगा के आएंगे। पल्स में अभी भी आप फर्स्ट लगा के आएंगे। स्पाइसेस में अभी भी आप फर्स्ट लगा के आएंगे।
और आपको पता है कि सिंस द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज एंड द यूरोपियन पावर्स वी आर नंबर वन इन द स्पाइसेस, और अभी भी हमारा स्पाइसेस में 60 to 70% ट्रेड इंडिया से होता है वर्ल्ड का। तो इसलिए हम प्रोड्यूसर सबसे बड़े किसके हैं? स्पाइसेस के हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पाइसेस में भी क्या लगा के आना है? फर्स्ट लगा के आना है। अब अगर करेंटली मैं टी की बात करूं तो टी में भी हम चाइना के बाद सेकंड नंबर पे हैं। हम जूट की बात करें तो जूट में हम फर्स्ट नंबर पे हैं। देखिए मैंने सारी कितनी रैंक्स आपको, ऑलमोस्ट 8 क्रॉप्स की रैंक बता दी। राइस में फर्स्ट, व्हीट में सेकंड, कॉटन में सेकंड, मिल्क में फर्स्ट, पल्सेस में फर्स्ट, स्पाइसेस में फर्स्ट, टी में सेकंड, जूट में फर्स्ट। अब शुगर केन जो बचता है, शुगर केन पे हम 7th रैंक में आते हैं। शुगर केन पे हम कौन सी रैंक में आते हैं? 7th रैंक में आते हैं। ध्यान देंगे इस बात का, राइट। शुगर केन की अब हम बात करते हैं, हम डी ऑप्शन में जाते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में एक लर्निंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप सारी लर्निंग्स लेके आने वाले एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। शुगर के लिए, केन के लिए अगेन ब्राजील के बाद हमारा नंबर आता है, तो हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, राइट। ऑयल सीड्स में हमारी जो रैंक है वो कंसिस्टेंटली सेकंड बनी हुई है, तो ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब मेज जो है इसकी रैंक चेंज हो रही है, कभी हम थर्ड में है, कभी हम फोर्थ में है, तो रैंक जो है चेंज हो रही है, इसकी हैफाजार्ड है, इसीलिए मेज आने के चांसेस आपके एकदम नहीं। ठीक है। अब चलिए यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि एमपी की कॉर्न सिटी किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताइए। पिछले मैंने एमपी के करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बताया था। क्लियर? फिर से बताता हूं, एक रिवीजन। राइस फर्स्ट, व्हीट सेकंड, कॉटन सेकंड, स्पाइसेस फर्स्ट, पल्सेस फर्स्ट, मिल्क फर्स्ट, टी सेकंड, जूट फर्स्ट, कॉफी सेवंथ एंड शुगर केन सेकंड, ऑयल सीड सेकंड, मेज को छोड़ दीजिए। ठीक है। मेज का जो रैंक है हमारा, अगर हम हर साल मेज में फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन एमपीपीएससी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्रॉप्स की आपने ओवरऑल क्या डिस्कस कर लिया? 11 क्रॉप्स की आपने रैंक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, और बिंदास लगा के आइए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे आपका एग्जाम में नंबर सही आ जाएंगे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द व्हाइट रिवॉल्यूशन? अब देखिए मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। और मिल्क में अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, अगर कि हम टोटल वर्ल्ड का 24% मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 24%। हम मिल्क में फर्स्ट तो हैं वर्ल्ड में, यस, बट कितने परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन हम मिल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया से? 24%, मतलब लगभग एक चौथाई, 1/4 जो है हमारा प्रोडक्शन है वर्ल्ड में। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो द ग्रेट पर्सनैलिटी है, अब उसमें से होता क्या है, जैसे एग्जाम में हम एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, अरे हमको पता है व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, कुरियन, कुरियन, यस, कुरियन वर्ड सुना है। अब देखिए एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनर कैसे बेवकूफ बनाने के लिए पहला ही ऑप्शन कुरियन देता है, और आप क्या करते हैं, जस्ट कॉन्फिडेंस में कुरियन लगा के आ जाएंगे। कुछ बच्चे तो वर्गीस कुरियन पढ़ेंगे भी नहीं। ये होता है एक एग्जाम टेम्परामेंट के कारण प्रॉब्लम, और इस कारण से आपको जहां +3 होने थे, वहां अब आप -1/3 यानी -1 करवा के आ जाएंगे ओवरऑल। ठीक है। तो पीजे कुरियन मत टिक करेंगे, इसमें करेक्ट आंसर टिक करेंगे वर्गीस कुरियन, राइट। मैं अभी भी बता रहा हूं, आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपसे हो सकता है फर्स्ट राउंड में 40 क्वेश्चन ही करेक्ट हो, लेकिन देखना फाइनली आपसे 75 बन जाएंगे। ये भी मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं, क्योंकि 40 से 70 बहुत पेशेंस की जरूरत है। अगर आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लगेंगे। आपको जो भी हाफ नॉलेज से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी कई बार आपकी मदद करता है कि बेटा थोड़ा सा भी पढ़ के आए हो तो इन क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ करोगे तो बना लोगे, और दूसरे बच्चे जो पढ़ के नहीं आए हैं घबरा जाएंगे और वो छोड़ देंगे। ठीक है। तो सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, पेशेंस के साथ, काम माइंड के साथ एग्जाम में हॉल में बैठना। अब यहाँ पे हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं इनको? एसोसिएटेड विद द व्हाइट रिवॉल्यूशन, और वर्गीस कुरियन को हम बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये इन्होंने जो ऑपरेशन लीड किया था, बेसिकली रन किया था, उसको बोलते हैं हम ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑपरेशन फ्लड।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। कुरियन देख के टिक मत कर देना। पीजे, एमएस स्वामीनाथन या रघुनंदन, अब देखिए एमएस स्वामीनाथन में एमएस याद रहता है लोगों को, और कुरियन में कुरियन याद रहता है, वर्गीस याद नहीं रहता, और एमपीपीएससी इस तरह के कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आपको देता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड एज बोथ फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तो पुराना बट आज भी रिलेवेंट है। तो आज अगर इस चीज को मैंने अपडेट किया हुआ है अपने नोट्स में भी, बच्चों को भी बताया है कि फर्टिलाइजर में हम अभी भी थर्ड है। क्या है? फर्टिलाइजर में हम अभी भी थर्ड है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, प्रोडक्शन में ये हम मैंने जो रैंक बताई वो आपको किस चीज में बताई? प्रोडक्शन में रैंक बताई। किस चीज में बताई? प्रोडक्शन में। कंजम्पशन में हम सेकंड है, कंजम्पशन में हम, प्रोडक्शन में हम थर्ड से क्या हो गए हैं? अब सेकंड हो चुके हैं, प्रोडक्शन में अभी भी थर्ड है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में हमारी रैंक थर्ड हो, फर्टिलाइजर में इसमें हमारी रैंक थर्ड होने वाली कौन सी कंट्री है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इंडिया था। इसका मतलब इंडिया प्रोडक्शन में भी थर्ड था, कंजम्पशन में भी थर्ड था, अभी क्या हो गया है? सेकंड हो गया। तो अभी इसके चांसेस आने के बहुत कम है। चांसेस प्रोडक्शन के आ सकते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर में हम कंसिस्टेंटली थर्ड हैं। तो मैंने आपको बार बार बताया जिसमें हमारी रैंक कंसिस्टेंट बनी हुई है वही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और बहुत से बच्चे परेशान हैं एमपी के मिनरल्स को लेके, राइट, एमपी के क्रॉप्स को लेके कि सर इसमें रैंक बदल गई, 23 का पढ़े कि 24 का पढ़े कि 25 का पढ़े। कुछ भी आप पढ़ लो, एमपीपीएससी नहीं पूछेगा आपसे जिसमें रैंक्स बदल रही हो, राइट। सो बी रिलैक्स्ड, काम। ठीक है, आप एक डेटा जो कंसिस्टेंट वाली क्रॉप्स हो या मिनरल्स हो उनका डेटा आप याद कर सकते हो और वही एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन सिल्क प्रोडक्शन? देखिए अब इसी क्वेश्चन से हम सिल्क प्रोडक्शन को भी डील कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस एमपीपीएससी के पूछे गए क्वेश्चंस आपकी आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो सिल्क प्रोडक्शन में हमारी रैंक क्या है? सेकंड। ऐसा पूछा गया था 2014 में, ये सवाल आ चुका है। लेकिन अगर आज 2026 के प्री में आए तब भी आंसर हमारा सेकंड ही है, तब भी आंसर हमारा क्या है? सेकंड ही है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट बने हुए हैं तो इसलिए सवाल बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब एग्रीकल्चर सेक्टर से सिर्फ इतने सवाल आए हैं, थोड़ा सा हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। 2023 में एक सवाल पूछा गया कि स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अब हम यहाँ पे स्टील मैग्नेट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में जो आर्सेलर मित्तल है उनके नाम पे बहुत से बच्चे टिक करके आए थे इसको। जिंदल स्टील हमारे यहाँ आता है तो हम जिंदल स्टील टिक कर देते हैं। ठीक है, अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के हैं तो हम उन्हें भी टिक कर सकते हैं। और एक है जमशेद जे ईरानी, तो ये जमशेद जे ईरानी पढ़ के शायद आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये टाटा स्टील से रिलेटेड है। ये जमशेद जी टाटा नहीं है, ये दूसरी पर्सनैलिटी है, जमशेद जे ईरानी। और इनका डिमाइस हुआ था 2022 में, इसलिए एमपीपीएससी ने ये सवाल पूछा है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत पुराने किसी पर्सनैलिटी का उठा के पूछ लिया गया हो। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी जिनका डिमाइस हुआ था रिसेंट पास्ट में, तो इसलिए 22 में डिमाइस हुआ तो 23 में सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, तो जमशेद जे ईरानी जो है टाटा स्टील के हेड रह चुके हैं, एमडी डायरेक्टर रह चुके हैं, उनको बोला जाता है क्या? स्टील मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे हमें यह पता चलता है कि करंट अफेयर्स में आपकी जो पर्सनैलिटीज हैं उनको एक बार देख के जाएंगे प्लीज, कितनी पर्सनैलिटीज न्यूज में बनी हुई हैं। उन पर्सनैलिटीज से रिलेटेड स्पेशली मैंने देखा है जिनका डिमाइस होता है और उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया होता है, ऐसी पर्सनैलिटीज एमपीपीएससी पूछने के लिए ज्यादा टिल्टेड है उस तरफ और ज्यादा चांसेस है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा यहां से ये है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन 2013-14 कितनी है? ठीक है, ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन यहां से क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के लेवल है, एमपीपीएससी के पूछे गए सवाल हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लेना एक बार और यहां से अपनी हिट रेट बढ़ा लेना, सक्सेस रेट बढ़ा लेना। आने वाला एग्जाम जो 6 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, उसमें व्हाट वाज इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन 2013-14? ठीक है, तो इसमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एमपीपीएससी ने शो की है वो शो की है आपकी 4.5%। कितनी शो की है? 4.5%। बट ये डेटा हमारा बहुत पुराना है, 2014 का। बेस ईयर 2011-12 है। तो अभी यहाँ पे दो चेंजेस आ गए हैं, अगर आप ध्यान देंगे इंडिया में बेस ईयर चेंज हो चुका है। सबसे पहली बात क्या हुई है? इंडिया में बेस ईयर चेंज हो चुका है।
यही क्वेश्चन हो सकता है इस बार का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाए कि इंडियन इकोनॉमी में बेस ईयर कितना हो गया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, कितना हो गया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो आंसर होगा 20, ऑप्शन बता रहा हूं देखो, 202122, 202223, 202324, बिल्कुल यही सेम ऑप्शन देगा एमपीपीएससी, 202425। और आधे से ज्यादा बच्चे इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। आधे लगाएंगे आएंगे सी और कुछ लगा के आएंगे बी, और करेक्ट आंसर है बी, 2022 टू 2023। ठीक है, तो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ किसी भी आपने एक फैक्टर सुना होगा आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके लिए भी बेस ईयर सेम हो गया है, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए भी बेस ईयर सेम हो चुका है दोनों के लिए। हाँ, तो इसमें ध्यान रखना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम 8 डिफरेंट इंडस्ट्रीज लेते हैं, आपको याद होगा उसमें कौन कौन सी आती हैं, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, राइट। ये सारी चीजें एक बार देख लेना कौन कौन सी 8 आती हैं, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि आईआईपी जो निकाला जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें लार्जेस्ट वेट पेट्रोलियम का होता है और मिनिमम वेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का होता है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। चलो वापस आता हूँ, पहली बात तो मैंने बेस ईयर क्लियर कर दिया कि ये करंट अफेयर्स में बना हुआ था, तो आने के चांसेस हैं। और अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या है सर, रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे से अगर यही सवाल आ जाए तो मैं टिक क्या करूंगा। तो रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे जो 2425 का है, उस हिसाब से आपको टिक क्या करना है, 6.2%। कितनी ग्रोथ बता रहा है इकोनॉमिक सर्वे, 6.25, 6.2%। आईएमएफ ने, पहला क्वेश्चन जो आज का था कि आईएमएफ ने कितनी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर रखी है, तो उसका आंसर 6.4% था। उसके बाद मैंने अभी आंसर किया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट जो है कितना है, 6.2%। अब एमपीपीएससी इसको थोड़ा सा टिल्ट कर सकता है, थोड़ा ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन को, और ये पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है। चलो एक और डेटा देता हूं आपको, बिल्कुल एग्जाम में आएगा और एग्जाम में देखते ही टिक कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है, तो आंसर है, बिल्कुल सर्वे में दिया हुआ है, 11.89%। पता नहीं क्यों ऐसी लग रहा है कि शायद क्वेश्चन आ जाए कि डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया इज डैश डैश डैश, 4 ऑप्शंस हो जाएंगे, और आंसर क्या होगा इसका, 11.89। और अगर इसका आंसर आपने सिर्फ ईयरली ग्रोथ रेट पूछा तो 6.2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल, प्लीज प्लीज इसको देख के और एक बार एग्जाम से एंट्री करने से पहले, हॉल में एंटर करने से पहले इसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2017-18 में, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट कैपिटल इंटेंसिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल इंटेंसिटी जो है, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश आता है। इसका आंसर क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है। अब इसका मतलब क्या होता है सर, देखिए एक फैक्टर होता है, ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई में आता है। एएसआई की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 में, इसके पहले ये रिपोर्ट आई थी 2018 में, यानी यही 17-18 वाली जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस समय और 23 में भी अगर मैं देखूं तो मल्टीपल चीजें शेयर की गई हैं इस रिपोर्ट में, जैसे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कहाँ ज्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, और आउटपुट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच हैव बीन शेयर्ड, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये टाइम आपको कुछ पढ़ाने का नहीं, बस आंसर बताने का है। तो अब होता क्या है, व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है कि एक स्टेट में कितना कैपिटल है डिवाइडेड बाय वहां पे कितना लेबर है। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ डेफिनेशन पूछ ले इस साल, तो बी रेडी। कैपिटल इंटेंसिटी मतलब कैपिटल अवेलेबल पर लेबर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं है, कैपिटल इन चारों स्टेट जो दिख रहे हैं आपको, मतलब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनसे कम है, सबसे कम है, इन सबसे बहुत कम है हमारे पास इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, और उसमें लगा हुआ कैपिटल ओनली 5500 इंडस्ट्रीज है हमारे पास। ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, और लेकिन उसमें हमारे पास लेबर अवेलेबिलिटी बहुत कम होने के कारण, इस फैक्टर का डिनोमिनेटर कम होने के कारण, ओवरऑल इस फ्रैक्शन की वैल्यू हाईएस्ट है इंडिया में। कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में फैक्ट्रीज तो कम है, लेकिन मजदूर उससे भी कम है। इसका मतलब हर मजदूर पे अवेलेबल कैपिटल ज्यादा है, और यही क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैपिटल इंटेंसिटी। अगर ये क्वेश्चन सेम
सेम छप के इस बार फिर आ जाए कि अकॉर्डिंग टू ASI 2023 बताइए, तब भी आंसर मध्य प्रदेश ही टिक करके आना है। बात समझ में आई? अब ये वाला क्वेश्चन एक वो क्वेश्चन है जिसको जनरली बच्चे लेफ्ट आउट कैटेगरी में रखते हैं कि छोड़ देना है भैया, इसको तो टच ही नहीं करना है। बट अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आपने अगर निकालना सीख लिया तो आप धुरंधर बन के आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी मैंने डील कराया। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल फैक्ट्रीज, देखो इस क्वेश्चन को भी मैं डील करना सिखाता हूं। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल फैक्ट्रीज इन इंडिया वर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन 2017-18? अब बच्चे बोलते हैं सर इसको तो आज तक डेटा नहीं मिला, मैंने ढूंढ लिया, टेंशन मत लो। अब ये पूछ रहा है, जैसे मैंने अभी क्या बोला, मैंने आपको अभी बताया अप्रोक्सीमेटली 5,500, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ये एमपी के इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट है, 5549 के अराउंड है। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो आपको ऑप्शन आएगा 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, तो 5,000 वाला डेटा टिक कर देना कि एमपी में कितनी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, चलो अब मैंने ये कहा कि एमपी में जो इंडस्ट्रीज है वो सपोज 5,500 है, और पूरे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगभग लगभग 2 लाख है। तो ये जो परसेंटेज है ये पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल फैक्ट्रीज इन इंडिया वेयर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे फैक्ट्रीज अराउंड 2.5 लाख के अराउंड है, और ये 5.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग परसेंट आता है, 2.0 समथिंग। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो 2% है। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ही चलेगा। तो ये भी मैंने आज आपको समझा दिया कि बेसिकली एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि पूरे भारत में, डिनोमिनेटर में, इंडिया में, ऑल इंडिया में कितनी फैक्ट्रीज हैं, और न्यूमरेटर में एमपी में कितनी फैक्ट्रीज हैं। बात समझे आप? अब देखो इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा इस कमिंग प्रीलिम्स में, आपको लगेगा हाँ ठीक है सर ने बताया था, सुना हुआ है, समझ गए हम, और टिक क्या करना है वो भी बता दिया है। तो ये भी लेटेस्ट डेटा जो है 2024 का क्वेश्चन है, देखो ट्रेंड है, एमपीपीएससी सेक्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। तो ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री इज अ वेरी हॉट टॉपिक, तो प्लीज रेडी रहें इसके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर फिर से क्या होगा, 2%। तो पूरे भारत की 2% फैक्ट्रीज जो हैं वो कहां पर हैं, वो मध्य प्रदेश में। चलो छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि एमपी में पूरे इंडिया की कितने परसेंट पॉपुलेशन रिसाइड करती है। चलो बहुत आसान सा सवाल है, इससे आसान सवाल तो शायद हो ही नहीं सकता, तो ये कमेंट करके बताना मुझे, राइट। और एमपी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एमपी में एसटी पॉपुलेशन इन एमपी इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी चलो आप लोग बताओ। अभी फैक्ट्रीज का कंपैरिजन बताया था, अभी पॉपुलेशन का बताया, अब मैंने एसटी पॉपुलेशन का भी परसेंटेज आपसे पूछ लिया। तो इसका आंसर क्या कर दिया हमने, टिक 2% कर दिया। चलो अब थोड़े क्वेश्चंस डेटा वाले जा रहे हैं, और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फैक्चुअल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिडबी है। अब सिडबी का फॉर्मेशन कब हुआ है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर अप्रैल 1990 है, आपने याद कर भी लिया होगा, राइट। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस साल हो सकता है ये पूछ ले, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। 2023 में इसका ईयर पूछ लिया, इस बार हेडक्वार्टर पूछ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए आपको पता है कि एनटीपीसी, भेल और सेल, ये तीनों की तीनों पीएसयू तो हैं ही, और साथ में महारत्ना कंपनी है। कौन सी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। प्लीज ये एक बार लिस्ट देख के चले जाना एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन एक सही हो जाएगा। बीएचईएल महारत्ना कंपनी कब बनी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में, और ये क्वेश्चन आपको अभी बनना चाहिए। बीएचईएल का एस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ, ये भी क्वेश्चन स्टैटिक बनता है। महारत्ना में कब ऐड हुआ, 2013 में ऐड हुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है। एनटीपीसी महारत्ना में कब ऐड हुई, तो 2010 में ही महारत्ना कैटेगरी शुरू हुई थी, तो उसमें 4 जो कंपनीज हैं उनको इनिशियली टैग दिया गया था, जिसमें से एनटीपीसी भी एक थी। एनटीपीसी थी, आईओसीएल थी, ओएनजीसी थी, राइट। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये 3 क्या हो गए, पीएसयू प्लस महारत्ना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने की कोई बात ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर नहीं है पूछ रहा है तो टिस्को, टिस्को क्या है, ये नहीं भी याद है कि ये सब महारत्ना है, तो भी तो आपको पता है कि टिस्को इज द टाटा स्टील।
इसको इस टाटा स्टील कब लगाया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1907। कहां पर है ये, जमशेदपुर में। लो ज्योग्राफी का सवाल हो गया। सर किस रिवर के किनारे है, सुवर्ण रेखा के किनारे है। लो भाई रिवर भी क्लियर हो गई। सुवर्ण रेखा कहाँ जाती है सर, बीओबी में, बे ऑफ बंगाल में। तो सर ये कोस्टल रिवर है, यस ये कोस्टल रिवर है। सर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि कोई रिवर, कोई बीच था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। यस मैंने वीडियोस में बताया था। कौन सा बीच था, गोल्डन बीच, पूरा नाम बताया था। कहाँ का गोल्डन बीच है वो, पुरी का है। देखिए इतने सारा फैक्ट मैंने आपको याद करा दिया, रिवाइज करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाज नॉट इन प्रॉफिट इन 2013-14। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में फिर टफ लग रहा है भाई, हमें थोड़ी पता किसी के कितना रेवेन्यू आ रहा है। बट आप ध्यान दोगे इसमें, मैंने अभी क्या बोला, आईओसीएल, एनटीपीसी और ओएनजीसी आर महारत्ना कंपनीज। और महारत्ना कंपनी का क्राइटेरिया ही होता है कि उनपे आफ्टर पोस्ट टैक्स प्रॉफिट जो होता है वो बहुत हाई होता है, 1000 करोड़ के अराउंड या 5000 करोड़ के अराउंड होता है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो इसका आंसर फिर से क्या लग गया, बीएसएनएल लग गया। तो अगर आपने महारत्ना रट लिया है, एमपीपीएससी बोलता है कि महारत्ना रट लो बस, महारत्ना अगर रट लिया तो इस वाले इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो मैं दूंगा, एमपीपीएससी आपसे ही कह रहा है, वो तुम बहुत आसानी से बना लोगे, उसमें डरने की बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वाज नॉट क्लासिफाइड एज ए महारत्ना एज ऑफ जनवरी 2020। अब जनवरी कब पूछ रहा है, 2020 में। कौन इसमें से महारत्ना कंपनी नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी इसमें अगर आपको लेटेस्ट एडिशन पता है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है 2023 में ऐड की गई, ठीक है। तो लास्ट 5 इयर्स में जितने भी महारत्ना ऐड हुए हैं, प्लीज ये उसको देख लेना, तो ऐसे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बीएचईएल आपको पता है 2013 में ऐड हुई है, ठीक है। कोल इंडिया हुई थी 2011 में ऐड हुई थी, राइट। इंडियन ऑयल जो है वो 2010 में ऐड हुई थी। मेरे को याद है लिस्ट, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले रहा हूं। आप में से अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज याद कर लो महारत्ना की लिस्ट। टोटल कितनी महारत्ना कंपनीज एज ऑफ 2026, ओनली 14, 14 ही तो याद करना है। इसमें भी लास्ट 3-4 इंपॉर्टेंट है, और लेटेस्ट जो है वो है एचएएल, और वो कब ऐड की गई है, अक्टूबर 2024, मंथ के साथ देगा ऑप्शन एमपीपीएससी, प्लीज रेडी रहना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हम कर लिए विदाउट एनी टेंशन। उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अंडर द नवरत्ना कंपनी, अंडर द नवरत्ना कंपनी। अब इसमें आप देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि अब भी मैंने आपको बताया कि कोल इंडिया जो है 2011 में महारत्ना बनी। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बार बार बीएचईएल देता है घूम फिर के, 2013 में बनी। और गेल भी भारत बीएचईएल के साथ गई थी 2013 में, राइट। तो देखो 2013 का क्वेश्चन है, तो रीसेंट एडिशंस अगर याद है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की डेट में जो बेल है, बीईएल, बहुत से लोग इसके शेयर्स भी खरीदते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल शेयर है इसका। जो बेल है, बेल कंपनी जो है वो नवरत्ना कंपनी है। कौन सी कंपनी है, नवरत्ना, क्लियर। अभी 26 जो है वो नवरत्ना कंपनीज है हमारे पास, राइट। तो ध्यान रखना 20 क्या डेटा बताया मैंने आपको, 14 महारत्ना एंड 26 नवरत्ना कंपनीज है हमारे पास। और अभी मिनी रत्ना कितनी है हमारे पास, 62। टोटल 2 कैटेगरी होती है मिनी रत्ना कंपनी में, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो उसमें बीएसएनएल है आपके कैटेगरी 1 की मिनी रत्ना आज की डेट में, और टोटल 62 है। तो 14 यही याद करवा दे रहा हूँ, 26 और 62 महा, नव, मिनी, ठीक है। हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछ ले कि एज ऑफ 2025-26 कितनी है, ये तीनों का डिवीजन बता दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट। देखो ट्रेड डेफिसिट कम करने में, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और हमने कितना इंपोर्ट किया। अगर हमने इंपोर्ट ज्यादा किया तो हम डेफिसिट में रहेंगे, मतलब हमने कमाया कम और पे ज्यादा किया ओवरऑल इनपुट आउटपुट में देखें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट। अब क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो है उसको रिड्यूस करने में कौन मदद कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अल्टीमेटली कि बेसिकली एक्सपोर्ट किस सेक्टर में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो ज्यादा करेगा वो ओवरऑल डेफिसिट को कम करने में मदद करेगा, वो हमारी कमाई बढ़ाएगा, आमदनी बढ़ाएगा इंडिया की ओवरऑल, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन से सेक्टर में करता है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है।
अगर इतना आपको थोड़ा सा आइडिया है, जो लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप आराम से टिक कर सकते हो। डन। तो सर्विसेज सेक्टर टिक कर देना, ये इस साल भी आ जाए सेम क्वेश्चन तो भी सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक। तो आंसर इसका तो आरबीआई है, आपको पता है हमारा सेंट्रल बैंक कब फॉर्म हुआ, 1935 में, कौन से एक्ट से, 1934 के एक्ट से। फिर उसका आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया, चलो अगला सवाल वही आ गया, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, तो आंसर 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। फिर एसबीआई कब बना, 1955 में। ठीक है, कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन थे, गाडगिल कमिटी के रिकमेंडेशन थे। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग की गई, रूरल क्रेडिट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है तो डरने की कोई बात नहीं, मैंने आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत अच्छे तरीके बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की जो एक पावर होती है वो होती है कि वो इशू कर सकता है करेंसी। ठीक है, एक तो होती मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो इसकी जो पावर होती है बेसिकली कि वो इशू करेंसी इशू कर सकता है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी। तो ये इशू करता है, आरबीआई अपने पास 200 करोड़ का स्टॉक रखता है सबसे पहले। अब ये 200 करोड़ के स्टॉक के अगेंस्ट करेंसी इशू करता है। 200 करोड़ का स्टॉक में से गोल्ड होता है लगभग 115 करोड़, और फॉरेन सिक्योरिटीज जो होती हैं वो होती हैं करीब 85 करोड़। ठीक है, ये दो चीजें हैं, तो यही हो गया ए बी, और साथ में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है, जब भी करेंसी प्रिंट करता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रखता है। तो तीनों के तीनों इसके करेक्ट आंसर है, और इसका करेक्ट है ऑल द अबव। तो अगर आपको ये दो भी याद रहते, ये 200 करोड़ का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बुक में दिया है, मटेरियल में दिया है। और ये जो सिस्टम है 200 करोड़ का, इस साल हो सकता है सिर्फ सिंपल सवाल पूछे कि आरबीआई करेंसी इशुएंस के टाइम जो 200 करोड़ अपने पास रखता है अपने अकाउंट में, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा और आप टिक करके आएंगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस सिस्टम लिखेगा है ऑप्शन में। बहुत आसान सवाल है ये, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मैं ये क्वेश्चंस को आसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने 1 मिनट दिया ऐसे टॉपिक को तो आपके 3 नंबर हो जाते हैं। 1 मिनट अगर आपने सुन लिया तो 3 नंबर आपके एग्जाम में फाइनल है। इसीलिए टॉपिक्स में इनपुट इज टू आउटपुट, हाईली एफिशिएंट टॉपिक्स हैं, इनपुट कम है, आउटपुट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ। मैंने अभी जस्ट बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से स्टैब्लिश हुआ, कौन से साल में, एक्ट से, और 1955 में। राइट, तो हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, याद रखना इस डेटा को। और 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक एसबीआई है, और 11 जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक्स। 11 जो है वो कौन से बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। बस इतना याद रख लेना, 11 प्लस 1 एसबीआई, और दोनों मिला के क्या बन गए, पब्लिक सेक्टर। अब इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आती है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, फिर एक कैटेगरी आती है पेमेंट बैंक, फिर एक कैटेगरी आती है रीजनल रूरल बैंक्स। राइट, तो ये सारे कैटेगरी आपको याद रखना, और एक कैटेगरी आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एसएफबीस। बस इतना ही पढ़ना होता है पूरे बैंकिंग के चैप्टर में। अगर आप इसको आधा पौन घंटा दे देंगे तो आपके यहां से एक सवाल आने वाला है बैंकिंग सेक्टर का, वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 1955 हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा बैंक लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। तो अभी आपको बताया, कमर्शियल बैंक के ही अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो मैंने अभी पब्लिक सेक्टर बैंक बताया आपको, प्राइवेट सेक्टर बैंक में लार्जेस्ट बैंक एचडीएफसी है, हो सकता है ये भी आ जाए प्राइवेट बैंक में। और पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, एसबीआई है। इसमें 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जिसमें यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और भी बैंक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है, तो आंसर एसबीआई होगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज 14 प्राइवेट बैंक्स। देखिए ये तो ये क्वेश्चन तो अभी आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया है और रिपीट हुआ है। 14 प्राइवेट बैंक्स जो है नेशनलाइज किए थे कब, 1969 में। याद रखना, गाडगिल कमिटी। हुआ ये था कि गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि जो बैंक है वो क्रेडिट दे ऐसे सेक्टर को जहां पे ग्रोथ की जरूरत है।
ना कि उसका जहां बेनिफिट ज्यादा है। जैसे वो ऐसे इंसान को ज्यादा लोन देगा जहां से उसके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करे कि भाई किस सेक्टर में पैसा जाना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, सेक्टोरल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसी टॉपिक को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसी टर्म को बोलते हैं, ये टर्म भी आपको एग्जाम में दिख सकता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई हम कर दे रहे हैं नेशनलाइज, और ताकि तुम अब हम तुम्हारा अमाउंट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी तुम्हें जहां पैसे देने हैं वो देते रहो। ठीक है, तो 14 बैंक को 1969 में और 6 बैंक्स को 1980 में। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया 23 में कि हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज इन इंडिया 1980। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 बैंक्स। टोटल 20 बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे। इसके आगे भी नेशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ है रिसेंटली 2018, 19, 20 तक। अब जाके फाइनली कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स बचे हमारे पास, 11, और एक बचा एसबीआई। दोनों मिला के बन गए 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, चल मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी पूछ रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव तो पता ही है, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें जो सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, चलो, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है। बस ये 4-5 टर्म पढ़ लेना एक बार। एसएलआर पे भी क्वेश्चन आया है, चलो आगे करके देखते हैं उसको भी। एसएलआर पे क्या, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 24 में। व्हाट वाज द मिनिमम लिमिट ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2007। अब देखो 2007 में क्या हुआ, एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब इतना लिक्विडिटी आपको अपने पास बचा के रखनी है। कहने का मतलब, अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं, तो आरबीआई उसे ये बोलता है कि इसमें से मिनिमम 25% पैसे रुपए आप बचा के रखो अपने पास अकाउंट में, और बाकी 75% जो है 75 रुपए, उसको आप लेंड कर सकते हो किसी और को। ठीक है, और मैक्सिमम वो अपने पास कितना रखने बोल सकता है, मैक्सिमम 40% रखने बोल सकता है। तो 2007 यानी 2007 में क्या हुआ, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट का कोटा था, बैंकों ने बोला कि भाई इसकी जो लोअर सीलिंग है इसको खत्म करो, ये आप कर दो 20%। हमको 20% ही पैसा रखना है, हमको 5% और देना है, क्योंकि हम बैंक उस स्पीड से अपने आप को सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल या ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे। तो 2007 में क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो फिर से सवाल, अब समझ में आएगा पूरी कहानी की क्या हो रही है। बैंक ने ये बोला, क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम लिमिट ऑफ एसएलआर रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि अब मिनिमम का जो कोटा था, जो 25% था, इसको तोड़ दिया गया, और अब मिनिमम जो सीलिंग है, फ्लोरिंग है बेसिकली, उसको खत्म कर दी गई। तो 25% की फ्लोरिंग खत्म की, तो नीचे था 25 और ऊपर था 40, यानी 40%। ठीक है, तो 25% की फ्लोरिंग को ब्रेक किया, लेकिन सीलिंग अभी भी 40%। ठीक है, तो हो सकता है एसएलआर का ये डेटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस। अब ये कमिटी जनरली बच्चे पढ़ते नहीं है, इसका ध्यान रखना, आप सुन लो। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट जो है गवर्नमेंट बनाती है, ताकि पूरे सेक्टर का एक आइडिया ले सके। और इसमें जो होता है, जो मेंबर्स होते हैं, वो डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, और फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जुड़ा होता है। ठीक है, आपको पता है कि आरबीआई वर्क्स इन क्लोज बेसिकली कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन 23 में आया है, सॉरी हाँ 2023 में आया है, कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में किसको दिया गया। ठीक है, इंडिया से दिया गया। तो ये एक बार सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड देख के चले जाइएगा प्लीज, कि 2025 में। वैसे जो अवार्ड अवार्ड दिया गया है वो आरबीआई को दिया गया है 2025 में, विच इज रिलेटेड टू डिजिटल बैंकिंग अवार्ड। इसमें एक कैटेगरी है डिजिटल। तो एग्जाम में डिजिटल वर्ड देख के टिक कर देना कि किस कैटेगरी में आरबीआई या इंडिया को अवार्ड मिला है। ये ग्लोबल लेवल का अवार्ड होता है, सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स में से ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, रंगराजन कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच पर्पज। देखिए, रंगराजन कमिटी जो बनाई गई थी वो डिस इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई गई थी, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। 2 बार बनी है रंगराजन कमेटी, याद रखना। ठीक है, एक बार कमिटीज देख लेना प्लीज। अभी मेरे को देखो पढ़ाने का समय नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि क्या क्वेश्चन आएगा और आपको क्या टिक करना है। ठीक है, अगर इतना भी याद रह गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो 1991
कि ये जो कमिटी है वो डिसइन्वेस्टमेंट वाली है, इसने 93 में रिपोर्ट दी थी, राइट। इसके अलावा 2012 में फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक कमिटी आई थी, वो भी श्री रंगराजन की थी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है इस साल नया पूछ ले आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नबार्ड इज रिलेटेड टू। नबार्ड तो आपको पता ही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982। इसका फॉर्मेशन ईयर या एस्टेब्लिशमेंट भी पूछा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ, वेरी इजी क्वेश्चन, 12 जुलाई 1982। अब इसमें से देखते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है, तो सेंसेक्स बीएसई निफ्टी है, तो क्या नहीं है कनेक्टेड, एसएपीएस, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट वाज द ओम्बड्समैन स्कीम 2018 फॉर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, जब भी कोई स्कीम्स लॉन्च होती है तो उसकी डेट पूछी जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 23 फरवरी 2018 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका 23 फरवरी 2018। अभी ये स्कीम हटा दी गई है, ध्यान रखना, अभी ये स्कीम हट गई है, तो इस पे क्वेश्चन अब आने के चांसेस नहीं। उसके बाद है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडिया टोटल इंपोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट्स हमारे सबसे ज्यादा कहां से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से है। पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स आर रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, क्या बेनिफिट है, इंक्रीज्ड कंपटीशन, फॉरेन ट्रेड होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और ओवरऑल प्रोडक्ट्स की जो है वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो देखिए हमने करते करते हम लास्ट बुलेट पॉइंट पे आ गए, और लास्ट बुलेट पॉइंट का जो G20 वाला समिट है वहां तक पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा शानदार तरीके से हमने कवर किए हैं पीवाईक्यूज। चलो, तो व्हेन एंड वेयर फर्स्ट G20 समिट कहाँ हुई थी, आप सबको पता है 2008 वॉशिंगटन में हुई थी, 2015 में अंताल्या टर्की में हुई थी। अब रिसेंटली इंडिया में कहा हुई थी, तो 2023 को हुई थी। डेट क्या थी, तो 9 सितंबर। क्या खास हुआ था, 18 समिट थी। क्या खास हुआ था, अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया था एज ए 21st मेंबर। अफ्रीकन यूनियन कितनी तारीख को ऐड हुआ, तो 8 सितंबर टिक करके आ जाना, ठीक है। डेट पूछ सकता है आपसे इन 2023। नेक्स्ट है 19 सार्क समिट कहाँ हुई रिसेंटली, तो उसका आंसर पाकिस्तान है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एपेक्स समिट, अब आएगा नहीं ये क्वेश्चन, सिलेबस में नहीं है, तो आगे बढ़ सकते हैं। आसियान जो है उसका मेंबर कौन नहीं है, तो साउथ कोरिया उसका मेंबर नहीं है, तो आसियान के मेंबर चेक कर लेना, और रिसेंट आसियान समिट्स कहाँ हुई है वो चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, और हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके साथ मैंने करंट अफेयर्स में आपको एक टॉपिक बताया था, क्या बताया था, कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर हमने इंडिया आसियान मरी टाइम कॉपरेशन ईयर डिक्लेयर किया है। कौन सा, मेरे पिछले वीडियोस में आपने सुना होगा, तो देख के बताओ, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। चलिए, तो ये काम काम की चीजें हो गई। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अब सिलेबस में है नहीं, क्योंकि 2024 में सिलेबस चेंज हो गया। तो गेट का ऑफिस जो है वो कहाँ है, वो आंसर है उसका जेनेवा। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड है। फिर आईएमएफ में अभी कितनी कंट्रीज हैं, तो 189 इसका आंसर है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास 191 कंट्रीज हैं आईएमएफ से जुड़ी हुई। ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। आईएमएफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इट प्रोवाइड्स लोन्स टू मेंबर कंट्रीज, ओनली टू द मेंबर कंट्रीज। कितनी है, 191 है। हु अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ हु वाज अपॉइंटेड, तो 2015 में सुबीर गोकर्ण से अपॉइंट हुए थे। तो अभी क्या है, 3 ईयर टर्म के लिए कौन, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं, अभी इंडिया से गए हैं अरिजित पटेल। 3 साल के टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं ये आईएमएफ में, तो अरिजित पटेल। ये क्वेश्चन आने के, रिपीट होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब बस ये पूछ लेगा कि रिसेंटली 2025 में आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, और टिक करके आ जाना अरिजित पटेल, ठीक है। इनकी कमिटी भी थी, गवर्नर भी रह चुके हैं अरिजित पटेल, ठीक है। शक्तिकांत दास के पहले थे ये, राइट। अभी कौन है आरबीआई का गवर्नर, देख के बताएंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे प्लीज। इसके बाद ब्रिक्स का कौन मेंबर नहीं है, कनाडा, BRICS में चाइना सी से है, कनाडा नहीं है।
उसके बाद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो वर्ल्ड बैंक और डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिलीज करता है, उसमें कौन रैंक 1 पे है। तो आपको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो आंध्रा रैंक 1 पे चलता है, ठीक है। तो ध्यान देना इसको, ठीक है। ये पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से पूछ रहा है, अभी का कंट्री देख लीजिएगा। फिर इसके बाद G8 पूछ रहा है, तो इसमें स्पेन नहीं है, G8 में स्पेन नहीं है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता है कि लिविंग स्टैंडर्ड भी इसका कंपोनेंट है, तो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड इसका कंपोनेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो ये तो आपके सिलेबस में अभी बेसिक्स है नहीं। क्लोज्ड इकोनॉमी जैसी वो चीज होती है जहां पे ना एक्सपोर्ट होते हैं ना इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम लिबरलाइज हुए 91 में, उसके पहले हम काइंड ऑफ एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है कमिटी जो है कब फॉर्म की गई थी, ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। ये क्वेश्चन भी छप सकता है, तो ध्यान रखना हिस्ट्री में, ठीक है। बिकॉज ये कब बनाई गई थी, अक्टूबर 1938 में बनाई गई थी, ठीक है। त्रिपुरी सेशन के पहले कब बनाई गई थी, त्रिपुरी सेशन के पहले, इनफैक्ट हरिपुरा सेशन से भी पहले बनाई गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनका पर्पस था। नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये क्वेश्चन इस बार छप सकता है, प्लीज 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 ध्यान रखिएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ, when did the first 5 year plan started? आंसर है 51 52, ठीक है। चलिए, उसके बाद है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है। 56 से 61 तक उसे इंप्लीमेंट किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो आंसर इसका क्या है, महलनोबिस मॉडल, ठीक है। पीसी महलनोबिस जो थे उस समय हमारे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी थे, और उन्होंने ये मॉडल सजेस्ट किया था फॉर 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महलनोबिस मॉडल। देखो ये स्टैटिक इकोनॉमी का पार्ट है, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चीफ आर्किटेक्ट थे पीसी महलनोबिस। सेकंड 5 ईयर प्लान याद रखना, ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेन मकसद क्या था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान था जो 74 से 78 के बीच में चलाया गया था, ठीक है। ये इमरजेंसी वाला जो ये टाइम है ना, याद रखना, पांचवा इमरजेंसी के टाइम चला था, और इसका गरीबी मिटाओ, ठीक है, गरीबी मिटाओ यानी इरेडिकेट पॉवर्टी जो है इसका मेन एम था। 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चलाया गया, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था 12 से 17 चलाया गया था, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ जिसका मेन पर्पस था। उसके बाद नेशनल इनकम इन इंडिया कौन कैलकुलेट करता है, सीएसओ करता था। कौन कैलकुलेट करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, बट सीएसओ हैज बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू एनएसओ। पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी करंट की क्लास में ये फैक्ट बता चुका हूं। प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग हो चुकी है। और G20 शेरपा कौन थे, हमारे अमिताभ कांत थे, याद रखना। और चीफ कोऑर्डिनेटर मिस्टर श्रृंगला थे। हो सकता है आपसे ट्विस्ट करने के लिए G20 ऑफ 2023 में इंडिया की तरफ से कोऑर्डिनेटर कौन थे ये पूछ ले तो आंसर श्रृंगला करना, शेरपा पूछ ले तो अमिताभ कांत कर देना, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। मेन मीटिंग भारत मंडपम में हुई थी। एमपी में बोले तो कहाँ कहाँ हुई थी, एमपी में खजुराहो में, भोपाल में और इंदौर में मेन मीटिंग्स हुई थी, ठीक है। इसका बहुत ध्यान रखना तीनों का। और तीनों अलग अलग जगह मीटिंग, यहाँ पे कल्चरल हुई, यहाँ एग्रीकल्चरल हुई, यहाँ पे थिंक टैंक की मीटिंग हुई भोपाल में। एक छोटी सी टेबल मिलेगी आपको कहीं भी बुक्स या मटेरियल में, आपने इसको पढ़ लिया होगा। फिनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन का मर्जर किसने प्रपोज किया था, तो इसका आंसर था एमवी माथुर। माथुर कमेटी थी, उसने प्रपोज किया था, ठीक है। लेकिन बाद में इस चीज को अप्लाई नहीं किया गया। इसके बाद है इंडिया विजन 2020 जो बनाया गया था बहुत पहले अब्दुल कलाम जी के टाइम पर। अब्दुल कलाम जी के टाइम पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रिपेयर्ड इंडिया विजन 2020। तो ये बेसिकली आपकी एसपी गुप्ता कमेटी ने क्रिएट किया था। ये देखिए प्रीलिम्स 2017 का सवाल है, बट हिस्टोरिकल सवाल एमपीपीएससी पूछ लेता है, ठीक है, तो रेडी रहना। अब तो खैर विजन हम 2047 पे काम कर रहे हैं, राइट, तो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली उसी से आएंगे। बट अगर इंडिया विजन 2020 का स्टेटमेंट दे दिया किसी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो आप फंस सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसपी गुप्ता कमिटी। और एक लास्ट क्वेश्चन आज की इकोनॉमी की क्लास से कि हु चेयर्ड द जीएसटी टास्क फोर्स, गुड्स एंड सर्विसेज टास्क फोर्स, जिससे आपका
101st अमेंडमेंट एक्ट आया इन द ईयर 2016 और जीएसटी रिफॉर्म्स हुए और 4 स्लैब से 2 स्लैब हुए। ये क्वेश्चन भी मैंने करंट की क्लास में पूछा हुआ है, ठीक है। 5 12 18 25 से हम 5 और 18 के स्लैब में आ गए। आर्टिकल 279 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कहाँ-कहाँ जीएसटी के एक्ट्स ने चेंज किए हैं पूरे आर्टिकल, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आंसर इसका विजय केलकर है। आंसर इसका क्या है? विजय केलकर, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए जो इकोनॉमी में पूछे गए हैं। अब आप निश्चिंत बिंदास होके जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में और आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जितना आपने पढ़ा है उतने ही नॉलेज से मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग की तैयारी पे, तो उसी नॉलेज से आप लोग सॉल्व कर लोगे आराम से। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से 4 से 5 सवाल आने ही आने हैं, तो वो आपके इसी के अराउंड आएंगे जो आज आपने क्लास अटेंड की है, पढ़ा है, वीडियो में देखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेशन एक, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ मेंस दिख रहा है, वैसे ही ये सेशन आपके क्यूआईपी प्रीलिम्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका टू सेशन अटेंड करने के लिए, टू अटेंड दिस सेशन। आई होप आपने सिंसियरली एंड तक देखा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था एंड तक जरूर देखना, क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, छप जाएंगे सवाल, तो आपको बनना चाहिए, ठीक है, राइट, बिकॉज यू ऑल आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो इतनी स्मार्टनेस तो आपको रखनी है कि अगर एमपीपीएससी ने सवाल पूछा है और रिपीट हो जाए और ना बने तो फिर वो बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाती है, ठीक है। चलो, तो बी स्मार्ट एंड बी पेशेंट एट द सेम टाइम सो दैट यू कैन परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है। चलिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये इस सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड प्लीज कमेंट करना जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। मैं पर्सनली उन्हें रीड करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, एंड आई लाइक देम एंड रिप्लाई देम। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।